डाउट्स जो आप लोगों ने भेजे हैं, एक तो ये है कि कौन सा ये एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 17 और 18। एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 17 और 18 ये आप लोगों ने डाउट में भेजा, ठीक है। तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, बता देता हूँ कि है क्या, इससे क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो देखो, इसमें उसने कहा ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट पूछा है हमसे कि किसके बराबर होगा। देखो इसको वैसे मैं एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज ए के डिटर्मिनेंट की पावर n-1 वेयर n इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है। मैं इसको डिराइव कर देता हूँ एक बार इस प्रॉपर्टी को कि क्या कहना चाहती है प्रॉपर्टी। ये बताओ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, क्या a का डिटर्मिनेंट इंटू आई एन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इसके बराबर होता था या नहीं होता था। ये प्रॉपर्टी हमने लास्ट क्लास में लिखी थी कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज a का डिटर्मिनेंट इंटू आई एन। मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लिया मैंने, ठीक है। तो मुझे ये बताओ सबसे पहली चीज हमें ये पता है कि k इंटू ए का डिटर्मिनेंट इज k टू द पावर n इंटू ए का डिटर्मिनेंट वेयर n इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये प्रॉपर्टी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू a के डिटर्मिनेंट की पावर n इंटू आई एन का डिटर्मिनेंट। ये वाली प्रॉपर्टी यूज करिए क्योंकि a का डिटर्मिनेंट इस टाइम पे कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, और कांस्टेंट जब डिटर्मिनेंट से बाहर आता है तो अपने साथ पावर n लेके आता है। कांस्टेंट जब डिटर्मिनेंट से बाहर आता है तो अपने साथ पावर n लेके आता है। i का डिटर्मिनेंट कितना होता है 1, तो क्या बनेगा मेरे पास, एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट इज a के डिटर्मिनेंट की पावर n-1, एक कैंसिल हो जाएगा, i का डिटर्मिनेंट 1। ये प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे, ये हम कंपटीशन में भी यूज करेंगे, काफी यूजफुल प्रॉपर्टी है और इसका आंसर भी यही है। अब इसमें n की वैल्यू 3 दी हुई है, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास जो एक्सरसाइज का है उसमें, तो क्या हो जाएगा a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट इज a के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर हो जाएगा। ये पहली चीज, जो पहला क्वेश्चन पूछा है आपने, क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन ये है, ऐसे होगा। अब क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में ए इनवर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, उसने कहा है ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट बता दो। देखो इसके लिए भी एक जनरल प्रॉपर्टी बता देता हूँ, a की पावर n का मॉड डिटर्मिनेंट इज a के डिटर्मिनेंट की पावर n। ये याद रखोगे, अगर याद हो तो हमने ऐसे लिखा था a इंटू बी का मॉड इज a का मॉड इंटू बी का मॉड, ऐसा लिखा था या नहीं। इसमें ऐसे भी लिख सकता हूँ a इंटू बी इंटू सी का मॉड इज a का मॉड b का मॉड c का मॉड, या फिर ये भी लिख सकता हूँ a1 इंटू a2 डॉट 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 an का मॉड इज a1 का मॉड इंटू a2 का मॉड, मतलब डिटर्मिनेंट है मॉड का मतलब an का डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे अगर ये सारी मैट्रिसेस बराबर हो गई, a1 इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू डॉट 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 इक्वल्स टू an हो गया मान लो, तो क्या बन जाएगा ये a टू द पावर n का डिटर्मिनेंट इज a के डिटर्मिनेंट की पावर n। तो आप ये प्रॉपर्टी भी याद रखोगे, काम आएगी प्रॉपर्टी। तो इसी के अकॉर्डिंग, वैसे तो अगर मैं बात करूं इनवर्स को इससे डिराइव नहीं करते, लेकिन इससे याद रखना चाहो तो इनको -1 डालोगे, सीधे दिख जाएगा कि a इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज a डिटर्मिनेंट की पावर -1, क्या आ जाएगा 1/a का डिटर्मिनेंट। ये हमारे पास बी ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि a इनवर्स हमारे पास था क्या, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन a के डिटर्मिनेंट, ये a इनवर्स हमारे पास किसके बराबर था, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन a का डिटर्मिनेंट। तो a इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज एडजॉइंट ऑफ a अपॉन a डिटर्मिनेंट का होल डिटर्मिनेंट, ऐसा बनेगा। अब जब ये a डिटर्मिनेंट बाहर आएगा, फिर से ये क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट डिटर्मिनेंट के बाहर आता है तो पावर कितनी लेके आता है n, तो ये बनेगा a इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज
एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट अपॉन ए के डिटर्मिनेंट की पावर n। ये पावर n क्यों ही समझ आ गई? ये यही प्रॉपर्टी लगाई है मैंने कि कांस्टेंट जब भी बाहर आता है अपने साथ पावर कितनी लेके आता है? n। तो ये कांस्टेंट डिटर्मिनेंट के बाहर आएगा जब, तो अपने साथ पावर कितनी लेके आएगा? n। और अभी हमने निकाला है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ए के डिटर्मिनेंट की पावर n-1 होता है, तो ये कैंसिल होके ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा? 1/a का डिटर्मिनेंट। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो। पॉइंट क्लियर हुआ? तो आज इस वाली अभी शीट पे मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई जो काम आएगी, ये प्रॉपर्टी बताई जो काम आएगी, ये प्रॉपर्टी बताई जो काम आएगी। ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। 17 और 18 क्वेश्चन आपके ऐसे हो जाएंगे। इसके अलावा मेरे ख्याल से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों ने भेजा नहीं था। एक जो कॉमन क्वेरी आई है वो डिटर्मिनेंट वाली एक्सरसाइज से आई है, क्वेश्चन नंबर 13, जो एक्सरसाइज 4.2 में, एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 13, ये इसमें क्वेश्चन नंबर 14 मैंने करा था, अगर आपको याद हो, ए से ए बी सी से मल्टीप्लाई करा था रो में और कॉलम से कॉमन लिया था, ये वो वाला क्वेश्चन है। ठीक, 13 क्वेश्चन लगभग 8 या 10 बच्चों ने मेरे से पूछा है, बाकी लोगों ने नहीं पूछा है, तो मैं मान के चल रहा हूँ बाकी लोगों का हो गया होगा। तो जिन बाकी लोगों का ये 13 क्वेश्चन हो गया है, कोई एक बंदा या दो बंदा मुझे वो भेज देना इमेज, और मैं उसको ग्रुप में शेयर कर दूंगा ताकि बाकी सब इसका सॉल्यूशन देख सके। क्योंकि अभी अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो लगभग 15 मिनट लग जाएंगे सॉल्व करने में, उसका कोई फायदा होगा नहीं। ठीक है, आप भेज देना, वरना अगर नहीं भेजोगे तो मैं ग्रुप पे इसको सॉल्व करके डाल दूंगा, उनको आप ऑपरेशन देख लेना कि कौन कौन से ऑपरेशन लगाए हैं। इतना पॉइंट क्लियर हो गया आपको? इससे आगे की कहानी देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। इसमें क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने हैं। अभी तक आपने सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसे पढ़े थे? दो इक्वेशन, अभी तक आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसे पढ़ते थे? देखो, अब देखो, आपने जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन अभी तक सॉल्व करा था वो दो वेरिएबल ऐसे होता, 2x + 3y = 1, x + 4y = 3, ये दो इक्वेशन दी होती थी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल करके। अब इसे सॉल्व करते थे, है ना? सॉल्व करके अगर कोई एक्स वाई की वैल्यू आती थी तो बोलते थे इसको कंसिस्टेंट, और अगर एक्स वाई की वैल्यू नहीं आती थी तो इसको क्या बोलते थे हम? इनकंसिस्टेंट। याद है कंसिस्टेंट क्या होता था? कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब क्या होता था? नो सॉल्यूशन। ये तो तुम्हें पता है, ये तो पुरानी टर्म्स है जो तुम्हारी है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। लेकिन ये एक्चुअल में दो लाइंस होती थी, है ना? दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता था। अब जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको पढ़ना है, वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन तीन इक्वेशंस होंगी हमारे पास। a1x + b1y + c1z = d1, a2x + b2y + c2z = d2, a3x + b3y + c3z = d3। ये मेरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जो हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, दो इक्वेशन दो वेरिएबल बचपन में स्टडी कर चुके हैं, ये अपने को पता ही है कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन अब हम क्या बात कर रहे हैं? तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, a1x + b1y + c1z = d1, ऐसे ही अगला d2, अगला d3। अब बेसिकली ये जो इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट करती है? रिप्रेजेंट्स अ प्लेन। जैसे दो वेरिएबल जब वेरी करते थे तो एक लाइन मिलती थी, ऐसी लाइन को तीसरी डायमेंशन भी दे दूंगा तो क्या बन जाता है? प्लेन बन जाता है। ये हालांकि हमारे पास 3D चैप्टर आएगा, वेक्टर 3D, पार्ट 2 एनसीईआरटी के लास्ट में वो चैप्टर है, तो उसमें इसको और डिटेल में भी पढ़ेंगे कि प्लेन्स कब हमारे पास किस किस तरह के सॉल्यूशन देते हैं। लेकिन अभी हमारे पास क्या है? एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होगी। अभी हमें तीन इक्वेशन दी होगी, तीन वेरिएबल दिए होंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होगी। देखो कैसे निकालेंगे। ये तीन इक्वेशन दी हुई है, a1x b1y, मैं इसको देखो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहा हूँ, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 x y z
D1, D2, D3। अगर आप देख पा रहे हैं तो इस मैट्रिक्स को अगर मैं इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मिलेगा, और यही ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। एक बार ऑब्जर्व कर लो फटाफट से, लेफ्ट हैंड साइड की दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके अगर राइट हैंड साइड से इक्वेट कराऊंगा तो ऊपर वाला ही सिस्टम बन जाएगा। देखो इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2, a3x b3y c3z इक्वल्स टू d3। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैंने मैट्रिक्स की फॉर्म में ऐसे लिखा है। इतना क्लियर हो गया पॉइंट? अब इसको क्या कह रहा हूं मैं, इसको कोई ए मैट्रिक्स बोल दिया, इसको एक्स मैट्रिक्स बोल दिया, इसको बी मैट्रिक्स बोल दिया, तो ये मेरे पास सिस्टम बना ए एक्स इक्वल्स टू बी। इस मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स बोल दिया, इस मैट्रिक्स को एक्स मैट्रिक्स बोल दिया, इस मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स बोल दिया, तो ये मेरे पास सिस्टम बना ए एक्स इक्वल्स टू बी। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मुझे करना है प्री मल्टीप्लाई बाय एक्स निकालना है मुझे। एक्स मतलब ये वाली मैट्रिक्स, एक्स निकालने के लिए मैं चाहता हूं कि पी प्री मल्टीप्लाई कर दूं ए इनवर्स से, लेकिन ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करने से पहले क्या होता था हमारे पास, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करने से पहले हमें ए का डिटर्मिनेंट चेक करना होता। तो तुम ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो दिखाऊंगा, मैट्रिक्स को क्या दिखा दूंगा मैं, नॉन सिंगुलर। याद आया, लास्ट क्लास में भी किया था हमने, अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा। तो मैं क्या करूंगा, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालूंगा, ए का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, नॉन जीरो आ गया मान लो। अभी जीरो वाला केस भी लूंगा थोड़ी देर में, अभी मान लो नॉन जीरो, NCERT या फिर अगर मैं कहूँ CBSE, आपको इसमें हमेशा ये मिलेगा। ये आप देखो, अगर पेज नंबर 133 में एक नोट लिखा है, in this chapter we will restrict ourselves to the system of equations having unique solution। इसका मतलब होता है नॉन जीरो। हमेशा आपको जो एनसीईआरटी में केस मिलेगा वो ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो का मिलेगा। तो फिलहाल मैं ये केस उठा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद मैं कोई और केस उठाऊंगा, तो वो ए डिटर्मिनेंट जीरो वाला। अगर पहले ये प्रूव कर दूंगा, ए का डिटर्मिनेंट निकाल के दिखा दूंगा कि नॉन जीरो है, फिर लिख दूंगा प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। अब ए इनवर्स इंटू ए कितना है, एक्स। अब अगर यहाँ पे देखो तो प्री और पोस्ट में से सिर्फ प्री मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ए इनवर्स पहले चाहिए, बाद में कोई फायदा नहीं होगा, तो इसमें प्री मल्टीप्लाई करा इसलिए। और प्री या पोस्ट दोनों में से जो भी करेंगे मेंशन करना होता था। तो ए इनवर्स इंटू ए कितना बन गया, आई, तो यहां से आ गया एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी, और ए इनवर्स हमें पता है तो क्या आ गया, एक्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी मैट्रिक्स। ये हमारे पास एक्स मैट्रिक्स आ गई। और अगर एक्स मैट्रिक्स आ गई, एक्स मैट्रिक्स थी कौन सी, ये वाली, अगर एक्स मैट्रिक्स आ गई हमारे पास तो एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ गई। तो ये हमारे पास प्रोसेस है इसको सॉल्व करने का, कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन जब दी होंगी तो इसको सॉल्व कैसे करना है। इस प्रोसेस में अगर किसी को डाउट है तो एक बार चैट बॉक्स में लिख दो, मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ। चलो अब मैं इसका एक एग्जांपल आपको कराता हूँ, हालांकि एग्जांपल सॉल्व नहीं करूंगा, बताऊंगा मेथड कैसे कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। वो उसने मुझे कहा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है 3x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 8, 2x प्लस y माइनस z इक्वल्स टू 1, 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल्स टू 4। उसने कहा ये तीन इक्वेशन गिवन है हमें, तीन वेरिएबल में x, y और z की वैल्यू निकाल दो। वो देखो क्वेश्चन में मेंशन करता है फाइंड द सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अगर मेंशन नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जनरली हम मैट्रिसेस में ही देख रहे हैं तो मैट्रिक्स मेथड से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा पहले। मैट्रिक्स फॉर्म में ये 3 2 4 माइनस 2 1 माइनस 3 3 माइनस 1 2, जितने कॉफिशिएंट आपको ऑर्डर में दिखाई दे रहे हैं वो सारे लिख दो एज इट इज। अब क्या आएगा, x y z इक्वल्स टू 8 1 4।
ये मेरे पास उसकी मैट्रिक्स फॉर्म बन गई 3 - 2 3 2 - 2 1 - 1 4 - 3 2 XYZ और 8 1 4। इसको मैं A मैट्रिक्स बोलूंगा, इसको मैं X मैट्रिक्स बोलूंगा, इसको मैं B मैट्रिक्स बोलूंगा। नीचे आप मेंशन कर दोगे लेट A इक्वल्स टू दिस, X इक्वल्स टू दिस, B इक्वल्स टू दिस, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी AX इक्वल्स टू B। यहां तक तो लिख दिया आपने। इससे अगला स्टेप क्या होगा अपना, हम A का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। A का डिटर्मिनेंट आएगा 3 - 2 3 2 1 - 1 4 - 3 2। प्रॉपर तरीके से एक्सपेंड करके डिटर्मिनेंट निकालोगे। डिटर्मिनेंट निकालोगे, अभी मैं लिख देता हूँ सीधे वैल्यू क्या आ रही है। डिटर्मिनेंट सॉल्व करके आएगा -17। ये आपको सॉल्व करना आता है, 3 इंटू दिस माइनस दिस प्लस 2 इंटू दिस माइनस दिस करके जैसे आप निकालते हैं। तो आप क्या कह दोगे, डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। डिटर्मिनेंट क्या आ गया हमारे पास, नॉन जीरो, therefore matrix is non singular and hence A inverse exists। और अगर A inverse exist करता है, now AX equals to B था, अब इसके बाद pre multiply by A inverse कर लूंगा। हमेशा याद रखना A inverse यूज करने से पहले डिटर्मिनेंट दिखाना जरूरी है। तो प्री मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स, लेकिन A इनवर्स पहले निकालना पड़ेगा। तो चलो प्री मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स तो कर ही लेता हूँ। A इनवर्स इंटू A इंटू एक्स इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू B। तो x क्या आ जाएगा, A इनवर्स इंटू B। अब A इनवर्स आपको निकालना आता है। A इनवर्स कैसे निकाला करते थे हम, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन A का डिटर्मिनेंट। याद है पिछली एक्सरसाइज में आप लोगों ने A इनवर्स निकाला, ये एडजॉइंट वाले तरीके से। तो A इनवर्स निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे। A इनवर्स वाली मैट्रिक्स को B वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास नई मैट्रिक्स बन जाएगी X वाली मैट्रिक्स। और X वाली मैट्रिक्स थी क्या हमारे पास, X Y और Z, X Y Z की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, आप चाहो तो ये जो मैंने सॉल्व करा है, ये है एग्जाम्पल नंबर 28। ये है एग्जाम्पल नंबर 28 एनसीईआरटी का। एक बार उसे रीड करोगे बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, बहुत आसान कंसेप्ट है। सही है, ये आपको इस वाली पूरी एक्सरसाइज में यूज करना है। मैं फिर से एक चीज बता रहा हूँ, मैंने पिछले पेज पे लिखी है आपके लिए ये चीज कि सीबीएसई में अगर मैं बात करूं या एनसीईआरटी में बात करूं, तो सिर्फ और सिर्फ ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो वाला केस आएगा हमेशा। लेकिन अब मैं आपको बाकी केसेस थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। पहले मुझे ये बताओ, इसमें अगर किसी को डाउट है जो मैंने एग्जाम्पल सॉल्व करा है, तो एक बार चैट बॉक्स में लिखो। अब मैं आपको थोड़ा सा दूसरा भी बता देता हूँ। हालांकि जब हम कंपटीशन पढ़ेंगे इस चैप्टर का, तो उसमें एक और तरीका आएगा इसको सॉल्व करने का, वो कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा पड़ेगा इनवर्स वाले तरीके से, लेकिन वो सीबीएसई में अप्लाई नहीं कर सकते। तो अभी हम सिर्फ एनसीईआरटी बेस कर रहे हैं, तो उसको अभी नहीं छेड़ रहा हूं मैं। अब ये देखो, ए का डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो आया था, तो दिस इंप्लाइज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, वन वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स की एक वैल्यू आएगी, मान लो एक्स, जैसे उस क्वेश्चन की बात करूं जिस क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व कर रहे थे, उसमें एक्स की वैल्यू 1 आई है, वाई की वैल्यू 2 आई है, जेड की वैल्यू 3 आई है। तो सबकी वैल्यू यूनिक है, सबकी अपनी अलग अलग वैल्यू है। तो ये हमारे पास क्या है, यूनिक सॉल्यूशन का केस। तो पहला केस, पहला मतलब वन एंड द ओनली केस जो एनसीईआरटी में है, जो आपके पास सीबीएसई में क्वेश्चन आएगा हमेशा, वो कौन सा आएगा, ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, यूनिक सॉल्यूशन। और सॉल्व कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं केस लेके चल रहा हूं, अगर ए का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है तो क्या होगा। ठीक है, इस केस को मैं लेके चल रहा हूं। अब देखो, सबसे पहली चीज, ए का डिटर्मिनेंट। अब मुझे एक चीज बताओ, हमने अभी ये लिखा कि x हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a अपॉन a का डिटर्मिनेंट इनटू b, ये आया। मैं इसको ऐसे रीराइट कर रहा हूं, a इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a इनटू b, ऐसे रीराइट कर रहा हूं। क्योंकि अगर आपको याद हो, एक्चुअल में प्रॉपर्टी थी a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू a का डिटर्मिनेंट इनटू i। इस a के डिटर्मिनेंट को इधर डिवाइड में लेके गए थे और इसको इनवर्स बोला था, याद आ रहा है कुछ।
लेकिन अब अगर मैं इसको 0 बोल रहा हूं तो मैं इधर डिवाइड में नहीं ले जा सकता हूं, इसलिए मैंने उसको एडजॉइंट से दूसरी ही साइड रखा हुआ है। फिर से बता रहा हूं, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज a का डिटर्मिनेंट इंटू in, ये पढ़ा था। इसके बाद इस a के डिटर्मिनेंट को यहां ले गए थे और इसको इनवर्स बोला था लास्ट लेक्चर में, याद आया इतना? लेकिन अब जब मैं a का डिटर्मिनेंट 0 बोल रहा हूं तो मैं इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि 0 वाली क्वांटिटी को क्रॉस मल्टीप्लाई करना अलाउड नहीं होता था। इसलिए इसको इसकी जगह वापसी वहीं रखा है जहां से ये आया था। ये किधर से आया था? यहां से आया था। तो आपको जो इक्वेशन एक्चुअल में दिखाई देती है वो ऐसी दिखाई देती है, एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। हाँ, अगर ये नॉन जीरो होता है जैसे कि हमने केस लिया था, अब यहां से इफ a का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है वो इधर आ जाता है, ये इनवर्स बना देता है और x की वैल्यू आ जाती है। लेकिन अभी वो नॉन जीरो नहीं है, जो केस अब मैं लेके चल रहा हूँ वो जीरो है, और जीरो होने की वजह से मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। ये इस प्रॉपर्टी में आपको याद होगा, हमने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा था, लेकिन अब अलाउड नहीं है, इसलिए इसको मैं वापसी वहीं ले जा रहा हूँ जहां से ये आया था, दूसरी साइड पे ले गया मैं इसको वापसी। ठीक है, तो अब मैं क्या कह रहा हूं आपको, a का डिटर्मिनेंट 0 वाला केस लेके चले। अगर a का डिटर्मिनेंट 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड देखो 0 होगी, हमेशा होगी या नहीं? अगर a का डिटर्मिनेंट 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज 0, कोई भी नहीं रोक सकता। इतना पॉइंट समझ आया? तो अब इसमें फर्दर दो केसेस बन जाएंगे मेरे पास कि एडजॉइंट ऑफ a इंटू b इज 0 और एडजॉइंट ऑफ a इंटू b इज नॉन जीरो। एडजॉइंट ऑफ a इंटू b मतलब राइट हैंड साइड 0 है या फिर राइट हैंड साइड 0 नहीं है। अब अगर राइट हैंड साइड 0 है तो क्या आएगा, a का डिटर्मिनेंट 0 है तो ऐसा बनेगा 0 इंटू एक्स इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये भी 0 है हमारे पास और ये भी 0 है हमारे पास। और 0 इंटू एक्स इक्वल्स टू 0 अगर मैं लिख रहा हूं तो खुद से सोच के बताओ कि x कितनी वैल्यूज ले सकता है। मैं 1 डाल लूं, 2 डाल लूं, 3 डाल लूं, 4 डाल लूं, कोई भी मैट्रिक्स डाल लूं दुनिया की, हमेशा सेटिस्फाइड होगा, क्योंकि 0 इंटू समथिंग इज ऑलवेज 0। तो x हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यूज ले सकता है, इनफाइनाइट वैल्यूज ले सकता है या नहीं? इतना पॉइंट क्लियर हुआ? और अगर बाय चांस एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी नॉन जीरो हो गया तो क्या बनेगा, 0 इंटू एक्स इक्वल्स टू नॉन जीरो बनेगा, क्योंकि ये तो 0 है ही। 0 इंटू एक्स इक्वल्स टू नॉन जीरो बनेगा। अब अगर 0 इंटू एक्स नॉन जीरो है तो x क्या वैल्यू ले सकता है? कोई वैल्यू नहीं ले सकता, क्योंकि 0 को मैं किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके नॉन जीरो नहीं बना सकता हूं। तो पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये दो केस और है मेरे पास, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के और नो सॉल्यूशन के। अब इन केस को मैं एक बारी लिख रहा हूं, तीनों केस अलग अलग। पहला केस वाज a का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, तो आप क्या कहोगे, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा केस, a का डिटर्मिनेंट इज 0 एंड एडजॉइंट ऑफ a इंटू b जो मैट्रिक्स आई है वो भी 0, तो क्या कहोगे आप, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तीसरा केस, a का डिटर्मिनेंट is 0 and adjoint of a into b is non-zero, तो आप क्या कहोगे, नो सॉल्यूशन। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। ये तीन चीजें एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है एज इट इज, लेकिन ये एक्सप्लेन्ड नहीं है कि किस वजह से इनफाइनाइट है और किस वजह से नो सॉल्यूशन है, क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखा है कि हम सिर्फ और सिर्फ इस केस पे डील करेंगे, इसके अलावा किसी केस पे डील नहीं करेंगे। तो इस वजह से उन्होंने ये दोनों पॉइंट बना के लिख तो दिए हैं केस, लेकिन इनको एक्सप्लेन नहीं करा है कि आए कैसे, इनफाइनाइट कैसे हो रहा है और नो सॉल्यूशन कैसे हो रहा है। मैंने आपको ये चीज अभी एक्सप्लेन करी कि किस वजह से हो रहा है। हालांकि इसका एक और मेथड हम लोग पढ़ेंगे क्रैमर्स रूल के नाम से, वो हम तब पढ़ेंगे जब हम इस चैप्टर का कॉम्पिटिशन कर रहे होंगे, तब हम इसका एक और तरीका पढ़ेंगे जो कि जनरली कॉमन तरीका होगा जो हम कॉम्पिटिशन के लिए यूज करेंगे। एक बारी मैं आपको फिर से थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कि ये कंडीशंस, ऐसा नहीं है कि आपको ये रट्टा मार के याद रखनी है, बहुत आसानी से ये कंडीशंस वैसे ही याद हो जाएंगे आपको। क्या याद रखना है, फिर से देखो नीचे मैं दोबारा से लिख रहा हूं, क्या याद रखना है कि आपके पास x इक्वल्स टू
एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट इनटू बी आया था, ये आया था यूनिक सॉल्यूशन में, लेकिन इसको मैं इधर लिख रहा हूँ। इधर क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि जीरो होने की वजह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अलाउड नहीं थी और ओरिजिनली प्रॉपर्टी में ये एडजॉइंट के दूसरी साइड था। सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस केस को देख रहा हूँ, अगर ए का डिटर्मिनेंट जीरो है तो बना जीरो इंटू एक्स इक्वल्स टू ए, राइट हैंड साइड पूरी बनी हुई है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, देखो इसलिए इस पे कमेंट करा जीरो, ऐसा दिखाई दिया। तो अगर इस केस को देखोगे जीरो इंटू एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो जीरो कितनी वैल्यूज ले सकता है? इनफाइनाइट वैल्यूज, तो मैंने क्या लिख दिया? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। पॉइंट क्लियर हुआ? और ये हमारे पास है, अगर ए का डिटर्मिनेंट है एडजॉइंट ऑफ, ये जीरो हो गया लेफ्ट हैंड साइड, जीरो इंटू एक्स इक्वल्स टू नॉन जीरो, क्योंकि हमारे पास अब मैंने क्या लिया कि ये नॉन जीरो हो गया, और अगर ये नॉन जीरो हो गया राइट हैंड साइड तो एक्स कोई भी वैल्यू नहीं ले सकता, तो क्या लिख देंगे हम? नो सॉल्यूशन। इसमें क्या लिख दिया हमने? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। ये नहीं भी क्लियर होगा तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, जब हम कंपटीशन पढ़ेंगे फिर से एक बार क्लास में इसको उठा लेंगे। चलो, अब आपकी इससे जितना मैंने बोला है अभी, इससे एक्सरसाइज 4.6 कंप्लीट हो जाएगी। एक्सरसाइज 4.6 कंप्लीट हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा मिसलेनियस है, मिसलेनियस के सारे एग्जांपल्स आप लोग रीड करोगे, मतलब सॉल्व करके देखोगे पहले, और एग्जांपल्स के बाद मिसलेनियस में भी डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, उसमें भी डिटर्मिनेंट सॉल्व हो जाएगी। तो मेरी तरफ से ये चैप्टर आपका क्लोज है, एंड मिसलेनियस ये दोनों आपकी एक्सरसाइजेस हो जाएंगी। अगर मान लो ये एक्सरसाइज करने में कोई डाउट आता है, कोई समस्या आती है, तो वो आपको पता ही है, व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं हिंट दे दूंगा। अगर वो कॉमन डाउट आता है तो मैं अगली क्लास में उसे सॉल्व कर दूंगा। सही है। अब अगर इस चैप्टर में मैट्रिसेस पढ़ चुके हैं एंड डिटर्मिनेंट्स पढ़ चुके हैं, ये दो चैप्टर पढ़ चुके हैं, ठीक। इन दोनों चैप्टर्स में किसी को कोई डाउट हो, जो थ्योरेटिकल डाउट हो, तो 1 मिनट का टाइम है, चैट बॉक्स में लिख दो। चलो आओ एक काम कर रहे हैं, इनवर्स का ही तुम कह रहे थे ना क्वेश्चन अटक रहा है, इनवर्स ही स्टार्ट कर देते हैं, छोड़ो सब छोड़ो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इनवर्स। इनवर्स ट्रिगो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। देखो इनवर्स ट्रिगो में क्या है, बहुत ही आसान चीज है हमारे पास इनवर्स ट्रिगो। ट्रिगो के फॉर्मूले जिसको याद है इनवर्स ट्रिगो, उसको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी, जिसको भी उसके याद है फॉर्मूले। हाँ, मैं तुम्हें ऑप्शन दे सकता हूँ, इनवर्स ट्रिगो, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर 3D, ये तीनों में से, तीनों इंडिपेंडेंट चैप्टर है, तीनों में से जो कहोगे वो स्टार्ट कर सकते हैं। पर अब बात यह है कि अगर तुम्हें ऑप्शन दे दिया तो तुम तो सारे अलग अलग शुरू हो जाओगे। प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं लगभग सभी वोटिंग देख के करवाऊं तो प्रोबेबिलिटी पे सबका है, वो सभी बच्चों ने लगभग लगभग प्रोबेबिलिटी लिखा है, लेकिन प्रोबेबिलिटी के लिए तुम्हें पीएनसी याद है? चलो आ जाओ, इनवर्स ट्रिगो। इनवर्स ट्रिगो की बात करूं तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री याद है तुम्हें? मैं एक ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बना रहा हूं, एक इनवर्स ट्रिगो का टेबल बनाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए, इसमें जो जरूरत पड़ेगी, 1 1 फंक्शन क्या होता है और ऑन टू फंक्शन क्या होता है। 1 1 का मतलब होता है एक x का एक आउटपुट, आउटपुट मतलब y हो। जब एक x को एक आउटपुट मिलता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारे पास 1 1 फंक्शन है। ऑन टू का मतलब होता है पूरी रेंज कवर हो जाए। ये फंक्शन चैप्टर इससे पहले की बने, हालांकि अगर फंक्शन चैप्टर डिटेल में पढ़े तो लगभग लगभग 15-20 दिन हमें लग जाएंगे।
लेकिन अभी उसका थोड़ा सा यूज है तो मैं बता देता हूँ। 1 1 फंक्शन का मतलब है एक x को एक y मिलना चाहिए। जैसे मान लो मैंने तुम्हें कहा कि ये ग्राफ है पैराबोला, जानते हो या नहीं जानते, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर इसमें मैं y की वैल्यू मान लो मैं क्या डाल रहा हूँ 4 डाल रहा हूँ, x की वैल्यू कितनी आएगी +-2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 2 को भी 4 मिल रहा है और -2 को भी 4 मिल रहा है, तो 2x को सेम y मिल रहा है। तो हमारे पास y क्या मिलना चाहिए, यूनिक, सबको एक एक y अलग अलग मिलना चाहिए। तो ये मेरे पास 1 1 फंक्शन नहीं है। तो 1 1 फंक्शन को ऐसे भी कह सकते हो कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करता हूं तो वो लाइंस ग्राफ को अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या होता है y इक्वल टू कांस्टेंट, अगर वो y इक्वल टू कांस्टेंट उस ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है तो मेरे पास फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो 1 1 फंक्शन क्या है, तुम्हारे पास एक x के कॉरेस्पॉन्डिंग एक y मिलना चाहिए। जैसे इसमें क्या हो रहा है 2x के कॉरेस्पॉन्डिंग एक y मिल रहा है, x इक्वल टू 2 पे भी मिल रहा है, x इक्वल टू -2 पे भी मिल रहा है, दोनों पे सेम मिल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, हर x को अलग y मिलना चाहिए। जैसे अगर मैं कहता हूं y इज इक्वल टू x प्लस 2, इसमें देखो जितने x बदलता रहूंगा उतने y बदलते रहेंगे, तो ये मेरे पास 1 1 फंक्शन है। और ऑन टू का मतलब क्या है, जिसमें पूरी रेंज कवर हो रही है। पूरी रेंज क्या होता है मेरे पास, अगर कोई फंक्शन डिफाइंड है सेट ए से सेट बी, तो ये जो आउटपुट वाला सेट होता है इसको बोलते हैं कोडोमेन। कोडोमेन और रेंज क्या होती है हमारे पास, जो आउटपुट में हमारे पास वैल्यू आती है। क्या होती है हमारे पास, जो आउटपुट में हमारे पास वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं रेंज। ठीक है, तो बस इतना अभी आपको याद रखना है, बीच बीच में मैं बताता रहूंगा जब जरूरत पड़ेगी 1 1 ऑन टू की दोबारा। तो आप sin x, cos x, tan x, secant x, cot x, cosecant x, cot x ऊपर लिख लेता हूँ, secant x नीचे लिख लेता हूँ, इसी ऑर्डर में पढ़ते हैं हम लोग। डोमेन, रेंज की बात कर रहा हूँ, डोमेन ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन। डोमेन ऑल रियल, डोमेन होता है जो वैल्यूज, जैसे हमने थोड़ा सा पहले भी पढ़ा हुआ है डोमेन, डोमेन क्या होता है, जो वैल्यूज मैं इनपुट में दे सकता हूँ। ऑल रियल, ऑल रियल, ऑल रियल एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। ये क्या हो जाएगा, ऑल रियल एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। ये क्या हो जाएगा, ऑल रियल एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ π/2, ऑल रियल एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ पाई, जिसमें n बिलोंग्स टू नेचुरल सॉरी इंटीजर, हर जगह पे लिख दोगे। ये डोमेन तो पता है हमें, डोमेन वो वैल्यूज ऑफ x होती है जिनको मैं इनपुट में देता हूँ। सही है। अब इसकी बात कर रहे हैं रेंज ऑफ फंक्शन। रेंज ऑफ फंक्शन क्या है हमारे पास, जो आउटपुट आता है, जैसे साइन का आउटपुट आता है -1 से 1, कॉस का आउटपुट आता है -1 से 1, टेन का आउटपुट आता है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पूरा, कॉट का आउटपुट आता है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पूरा, सीकेंड का आउटपुट आता है हमारे पास -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी, और इसका आता है -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। ये जो टेबल मैंने बनाया है, इस टेबल में किसी को डाउट है तो जरा एक बार ग्रुप पे उसमें लिखना चैट बॉक्स में कि डोमेन किसकी कैसे सोच के लिखी है और रेंज कैसे लिखी है। अगर इस टेबल में किसी को डाउट है, ये वैसे हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं तो मेरे हिसाब से डोमेन रेंज क्लियर होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर डाउट है तो एक बार लिखो जरा, मैं क्लियर कर देता हूँ। साइन एक्स -1 से 1 तक वैल्यू ले सकता है, ये पता है। cos x -1 से 1 तक ले सकता है, tan x -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ले सकता है, ये सारी इसकी रेंज लिखी है। इस वाले कॉलम की हमें जरूरत पड़ेगी थोड़ी देर बाद। ठीक, अभी मैं तुम्हें सिर्फ फंक्शन की वो चीजें बता रहा हूँ जो जो चीजें अपनी इसमें यूज होंगी। फंक्शन की वो चीजें बता रहा हूँ जो जो चीजें अपनी चैप्टर में यूज होंगी, इनवर्स वाले चैप्टर में। चलो आगे बताता हूँ वो चीजें। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में डोमेन और रेंज लिखिए, ये मेरे ख्याल से आपको याद होगी। अब अपने को क्या चाहिए होगा, ग्राफ चाहिए होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के।
ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ग्राफ चाहिए होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। अब आपको ये सबके याद साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सीकेंड एक्स, कोसिकेंड एक्स, कॉट एक्स। तो ये काम कर रहे हैं अभी के लिए, आप ये वाले ग्राफ एक बार रिवाइज करना। साइन मतलब जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इन सबका ग्राफ हमने लास्ट टाइम बनाया था स्टार्टिंग में जब ट्रिगो स्टार्ट करी थी। तो ये आप रिवाइज करके आना अच्छे से। एक मिनट रुको, चैट बॉक्स में फिर से कुछ बच्चा लिख रहा है, एक बच्चे ने लिखा, मैं चलो स्टार्ट करें। हाँ सुनो, मैंने आपको फंक्शन के बारे में कुछ कुछ बताया कि 1 1 क्या होता था, 1 2 क्या होता है, ये इसके बारे में बताया। तो 2 ऑप्शन है अपने पास, मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ, मुझे मैसेज कर देना जो भी है। फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो, वेक्टर, या रहने दो, तुम मत मैसेज करना, मैं खुद ही सोच लूंगा कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। तुम अपना मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ये चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, इसकी एनसीईआरटी कंप्लीट करके मुझे वेडनेसडे तक भेज देना। ये काम तुम्हारा, ये कर लेना। मैं सोच लूंगा कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, क्योंकि अभी कुछ कुछ बच्चों को ग्राफ याद है नहीं, और अगर ग्राफ याद नहीं है तो उसका कोई ज्यादा फायदा होगा नहीं अभी, कि उसमें कुछ कुछ फंक्शन की चीजें भी यूज होंगी। क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन लिखो। हमें ये दिया हुआ है, ए जो मैट्रिक्स है हमारे पास, 1 साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 साइन थीटा, -1 माइनस साइन थीटा 1, इसमें थीटा हमें गिवन है 0 से लेके 2 पाई तक। तुम्हें ये बताना है कि ए का डिटर्मिनेंट की रेंज क्या होगी, ए का डिटर्मिनेंट कहां से कहां तक वेरी करता है। फटाफट से चैट बॉक्स में अपना आंसर लिखना है। हाँ, 1 इंटू में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू में माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, और प्लस 1 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये देखा, ये और ये कैंसिल होके 0 बन गया, तो 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फाइनल डिटर्मिनेंट बन गया। अब मुझे ये बताओ, साइन स्क्वायर थीटा कहां से कहां तक होता है, 0 से लेके 1 तक, क्योंकि इंटरवल गिवन है 0 से लेके 2 पाई, तो सारी वैल्यूज ले लेगा 0 से 1। अब 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, 0 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2, 2 दोनों साइड 2 ऐड करता हूं तो 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स, और ये 4। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 2 से लेके 4 तक। क्वेश्चन तो बहुत आसान था, लेकिन फिर भी तुमने इतने सारे ऑप्शन बना दिए, उसके लिए धन्यवाद। तो इसका मतलब जिन लोगों ने ये वाला आंसर दिया था वो सही आंसर है, बाकी कुछ लोगों ने गलत आंसर दिया था, वो लोग देखो क्या गलती करिए, क्या गड़बड़ करिए, उसको सही करो। पॉइंट क्लियर हो गया। ये अपनी इसका ही कौन सा है, मिसलेनियस की एक्सरसाइज का ही है लास्ट क्वेश्चन, सही है। चलो अब आप लोग इसी को अटेम्प्ट करना। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव नहीं करें, नेक्स्ट चैप्टर अगली बार से ही स्टार्ट करेंगे। अभी 1 2 चीजें बताइए 1 1 और 2, वो भी नेक्स्ट क्लास में जरूरत पड़ेगी तो दोबारा से बता दूंगा, ठीक है।